ये भी हो रहा है कि अब पुलिस अफसरान आके उन वकीलों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास में एनआईए के ऑफिसर आए और आगे कहने लगे मिस्टर अली आप टेररिस्टों की पैरवी कर रहे हैं जयपुर बम ब्लास्ट केस के अंदर। जयपुर में 13 मई 2008 को बम ब्लास्ट हुआ और पुलिस को बाटला एनकाउंटर हाउस से अंदर मोहम्मद सैफ नाम का एक आदमी को गिरफ्तार किया जो सितंबर 2012 में किया। ये बात की जब पुलिस किसी को पेश करती है प्रेस के सामने, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करती है, उस पर एलिगेशन डिस्क्लोज करती है और ये डिस्क्लोज करती है कि ये इनके ऊपर ये एलिगेशन है और उसके साथ ही वो समझ लीजिए उसका वहीं से एक ट्रायल और कन्विक्शन दोनों ही हो जाता है और वो एक परसेप्शन के साथ वो पूरा ट्रायल फेस करता है, वो परसेप्शन उसके साथ रहता है। पुलिस ने उठाया और उसके बाद फिर वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उनका नाम चला गया और उसके बाद गाँव में बहुत बदनामी हुई। 2 दिन बाद उसको बाइज्जत उन्होंने छोड़ दिया कि तुम्हारे खिलाफ कोई मामला नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे छोड़ दिया है, मुझे क्लीन चिट मिली है तो उसका मेरे पास कुछ सबूत दो। ये भी हो रहा है कि अब पुलिस अफसरान आके उन वकीलों को भी डराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास में एनआईए के ऑफिसर आए और आगे कहने लगे मिस्टर अली आप टेररिस्टों की पैरवी कर रहे हैं जयपुर बम ब्लास्ट केस के अंदर। मैंने उनसे कहा कि भाई आपको जो करना था वो आपने कर लिया, अब ये तो आप तय नहीं करेंगे कि वो टेररिस्ट है कि नहीं है। आपने उसको एक्यूज मानना था, एक्यूज मान लिया, एफआईआर दर्ज करनी थी, एफआईआर दर्ज कर ली। मैं 2 मिनट के अंदर नदी मैं परमिशन चाहूंगा कि जयपुर बम ब्लास्ट केस के जो फैक्ट्स हैं उसको मैं आपको अर्ज कर दूं कि जयपुर में 13 मई 2008 को बम ब्लास्ट हुआ और पुलिस को बाटला एनकाउंटर हाउस से अंदर मोहम्मद सैफ नाम का एक आदमी को गिरफ्तार किया जो सितंबर 2012 में किया, यानी कि 4 महीने बाद। और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के ऊपर पूरा केस चलाया गया कि साहब हमने सैफ से इंफॉर्मेशन मिली हमें कि हमने जयपुर में फला जगह से साइकिलें खरीदी थी, उन साइकिलों के ऊपर हमने बम इम्प्लीमेंट किए और फिर उसको हमने फला दुकानों के ऊपर रखा। इट इज नॉट दैट पार्ट ऑफ द डिस्कवरी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, क्योंकि जिस जगह से बम ब्लास्ट हुआ वो तो पहले दिन सुबह ही अखबार में आ गया था कि यहाँ इन 4 जगहों पर बम ब्लास्ट हुआ है, तो वो डिस्क्लोजर का स्टेटमेंट नहीं था। तो हमने उनसे आर्गुमेंट्स में कहा कि भाई आपको 4 महीने बाद पहली बार पता पड़ा कि इन एक्यूज ने किस दुकान से साइकिल खरीदी है, लेकिन आपने तो साइकिल वाले को दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया, उसकी बिल्कुल सीज कर ली। तो ये इंफॉर्मेशन आपके पास में वेरी नेक्स्ट डे कहां से आ गई जब आपको पहली बार 4 महीने बाद पता पड़ा? तो टोटल बोगस केस था, 100% बोगस केस। जब हमारे आर्गुमेंट्स हुए तो हम कोर्ट ने माना इस बात को कि ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट गलत है। इस तरह वो 4 ट्रैवल जर्नी लेके आए और जिनके ऊपर आज बच्चे 16 साल से बंद है, वो कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली से डिलक्स बस से जर्नी करी और दिल्ली से 8:30 बजे वो बस के अंदर बैठे, जिसका टाइम जयपुर पहुंचने का टाइम 2:30 बजे है। अकॉर्डिंग टू पुलिस वो 2:30 बजे वहां उतरते हैं, वहां से उतर के फिर वो एक करीम नाम की होटल है जयपुर शहर में, जालीपुरा एक मोहल्ला है, वहां बस स्टैंड से वो करीम उस जगह जाते हैं, वहां जाके वो खाना खाते हैं। फिर खाना खा के वो साइकिलों पे जाते हैं, साइकिल दुकानों पे जाते हैं। इन सब जगहों में डिस्टेंस है 1.5 किलोमीटर का, वहां जाके वो डिफरेंट जगहों से साइकिलें खरीदते हैं, फिर उन पर बम इम्प्लांट करते हैं और शाम को 5:30 बजे शताब्दी एक्सप्रेस से वापस जयपुर आ जाते हैं। हाउ इज पॉसिबल? वो 2:30 बजे उतरते हैं, बस स्टैंड से निकलने में 10 मिनट 15 मिनट उन्हें लगते हैं, फिर वो खाना खाते हैं, 30 मिनट उनको खाना खाने में, ये पुलिस की स्टोरी है, 25 से 30 मिनट उनको खाना खाने में लगते हैं। फिर वहां से वो उस बाजार में पहुंचते हैं, वहां जाके वो साइकिलें भी खरीदते हैं, साइकिल के अंदर वो टोकरी कसवाते हैं जो आगे रखने की होती है, जिसमें बम रख के उन्होंने खड़ा था। पुलिस ने केस डेवलप किया, तो साइकिल खरीदने के अंदर भी तो 5 मिनट लगे होंगे, तो फिर वो 4:30 बजे वापस भी आ गए शताब्दी एक्सप्रेस से 5 बजे। ये स्टोरी भी कोर्ट ने गलत मानी। फिर उन्होंने कहा कि साहब इन्होंने जो छड़े इस्तेमाल किए हैं वो दिल्ली की जामा मस्जिद की फलां दुकान से खरीदे हैं जहां से हम सैंपल लेके आए। एफएसएल के अंदर उन छड़ों को भेजा गया, एफएसएल से रिपोर्ट आई कि नहीं ये जो बॉडी से मिले हैं और जो आप दुकान से लेके आए ये मैच नहीं करते, उस दुकान से खरीदे हुए नहीं है। ये स्टोरी तो गलत है। 4th स्टोरी जो उनकी थी जिसके ऊपर उनका टोटल कैसे डिपेंड करता था कि साहब ये दिल्ली से आए, दिल्ली से जो गए वो 4 गैर मुस्लिम नाम है, एक अनिल नाम है, एक उपन नाम है, कुछ और नाम। जो ट्रेन से आ रहे हैं वो दूसरे नाम है, वो दूसरे नाम है। तो कैसे आप कॉर्पोरेट कर रहे हो कि साहब ये अनिल नाम से जो आदमी आया था वो ये सैफ है और खलीलुर रहमान है? कोई मतलब हमने तो अपनी 30 साल की प्रैक्टिस के अंदर स्टेशन का डिस्क्लोजर स्टेटमेंट नहीं देखा।
कि उनके आने के नाम अलग हैं, उनके जाने के नाम अलग हैं, उनका कोई आइडेंटिफिकेशन पीरियड नहीं, किसी किस्म की कोई आइडेंटिफिकेशन पीरियड नहीं है। आप स्पेसिफिक कहते हैं कि डेलस बस से आए, डेलस बस का टिकट पुलिस ने पेश नहीं किया, आपने बराबर वाली बीच सीट से जो आदमी 6 घंटे उसके साथ में सफर करके गया उसको बुला के आपने एग्जामिन नहीं किया, आपने कोई जो है मतलब सीसीटीवी कैमरे पेश नहीं किए। तो ये सब चीजें चल रही है, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से पैरवी करने की जरूरत है और एक की जगह टीम बना के काम करने की जरूरत है। मैं इतना ही कहकर अपनी बात खत्म। बहुत मौलिक बीमारी हो जाए कैंसर किस्म की, तो वो कितना सब्र तहम्मुल चाहिए उसको डील करने के लिए। तो जो भी इंसाफ की लड़ाई लड़ता है और इंसाफ का सिपाही है, उसको सब्र और तहम्मुल जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए, और वो बहुत धीरे धीरे उसका नतीजा और असर आता है। जैसे हम लोग अगर खेत की बात करें कि कुछ फसलें ऐसी होती हैं वो 6 महीने में आ जाती है, आम का बाग आप लगाइए 8 साल 10 साल लगेंगे। तो जिस चीजों में जितना ज्यादा जेस्टेशन पीरियड है उसमें उतनी ज्यादा मेहनत है, उसमें उतनी ज्यादा सब्र है, उसमें उतनी ज्यादा फिक्र है। और हम वही बात मैं शुरू में जो कह रहा था कि हम इंसाफ की अगर लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं तो हमें उसके लिए अलग किस्म का दिल, अलग किस्म की हिम्मत चाहिए, और वो हम उसको साथ साथ अपने पैदा करें। दो बातें और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बुनियादी बात यह है कि एक हम लोग ने अभी PIL की सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके अंदर ये बात रखी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है सारी स्टेट्स को, इंडिया के जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं, ये बात कि जब पुलिस किसी को पेश करती है प्रेस के सामने, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करती है, उस पर एलिगेशन डिस्क्लोज करती है, और ये डिस्क्लोज करती है कि ये इनके ऊपर ये एलिगेशन है, और उसके साथ ही वो समझ लीजिए उसका वहीं से एक ट्रायल और कन्विक्शन दोनों ही हो जाता है, और वो एक परसेप्शन के साथ वो पूरा ट्रायल फेस करता है, वो परसेप्शन उसके साथ रहता है। ज्यादातर मामलों के अंदर फिर अल्टीमेटली वो अगर एक्विटल होता है तो उसके बाद फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। तो पहली चीज तो ये है कि उसकी कुछ गाइडलाइंस, उसकी कुछ बुनियादी तौर के ऊपर गाइडलाइंस होनी चाहिए पुलिस के लिए कि भाई आप जब पेश करेंगे तो इन एहतियात के साथ पेश करेंगे, और अगर सब्सिक्वेंटली उसका एक्विटल होता है या क्लीन चिट मिलती है उसको, तो वो सब्सिक्वेंट उसको भी आप डिस्क्लोज करेंगे दुनिया के सामने। तो एक प्रवीण कुमार पर्व है, उनका एक मेरठ का मामला था, वो छोटा सा, और उसमें उनको किसी कन्वर्जन के सिलसिले, किसी और सिलसिले में उनको पुलिस ने उठाया, और उसके बाद फिर वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उनका नाम चला गया, और उसके बाद गांव में बहुत बदनामी हुई। 2 दिन बाद उनको बाइज्जत उन्होंने छोड़ दिया कि तुम्हारे खिलाफ कोई मामला नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे छोड़ दिया है और मुझे क्लीन चिट मिली है, तो उसका मेरे पास कुछ सबूत तो उनके पास कोई चीज थी नहीं, ना देने की ना कहने की। तो उन्होंने पैदल यात्रा की और काफी चीजें की, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली वो हम लोग से मिले, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें नोटिस इशू हो गया है। तो उसमें एक्सपेक्टेशन है कि देयर विल बी समथिंग कॉन्क्रीट व्हिच विल कम आउट की गाइडलाइंस के बार से क्या होता है। दूसरी चीज ये है कि जब हम मुकदमों की जब पैरवी करते हैं और हमारे पास लोग आते हैं, तो वकील के पास और भी बहुत सी चीजें हैं, वो बहुत से और भी वो काम करता है, अपने कॉमर्शियल मैटर्स भी करता है, पर्सनल इश्यूज भी होते हैं। तो ये जो APCR या और जो लोग कम्युनिटी के हैं, वो जो विक्टिम फैमिली है उसको जो सपोर्ट देंगे, वो वकील तो एक पहलू है उसका, उसके साथ साथ जो सोसाइटी का सपोर्ट या जो दूसरे लोगों का सपोर्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विक्टिम तो वो एक है, और वो विक्टिम जो है वो इस वजह से है क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, और उसको जब सब सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको आपको दूसरे पहलुओं से भी सपोर्ट करना होगा। और आई थिंक वो भी APCR ने बहुत अच्छा वो किया है। लेकिन जो दूसरे मोअज़्ज़िज़ हज़रात हैं यहाँ मौजूद, मैं ये बात उनसे कहना चाहूंगा कि वो सिर्फ उनको पेशी पे आना, उनको पेशी में साथ जाना वो एक अलग बात है, लेकिन उसको हर एतबार से उसको ज़हनी तौर के ऊपर मतलब इमोशनल सपोर्ट देना, उनको साथ रहना, ये भी एक बहुत बहुत अहम चीज है। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि हम लोग ने जब ये मामले किए, इसके एक बड़ा तूफान आया था तबलीगी जमात का, और उसके अंदर एक अजीबोगरीब आफत थी, और उसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे शुरू में, और मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर कितने मतलब एक सिलसिला है, 25-30 पेशियां हैं सुप्रीम कोर्ट में,
उसके अंदर, और उसमें सब में कामयाबी मिली। और अल्टीमेटली उसमें ये हुआ कि 50 मुल्कों के तकरीबन लोग जो थे उन्होंने ट्रायल फेस किया दिल्ली में, और उन्होंने कहा कि हम प्ली बार्गेनिंग नहीं करेंगे बट वी विल फेस द ट्रायल। और वो ट्रायल फिर एक्सपीडाइट हुआ सुप्रीम कोर्ट से, और अल्टीमेटली वो पूरे के पूरे 46-47 लोग, उतनी 46-47-50 तकरीबन कंट्रीज के, हर कंट्री का एक आदमी था, वो सबका एक्विटल हुआ। यही दिल्ली के जज, डिस्ट्रिक्ट जज, मजिस्ट्रेट लेवल के से ये ऑर्डर हुआ, उसका कोई आगे फिर उन्होंने चैलेंज नहीं किया। उसी तरह से बहुत से केसेस हैं हम लोग के पास, जो एनआरसी के हैं या और जो दूसरे हैं, उसके अंदर कामयाबी मुस्तकिल मिल रही है। लेकिन जैसे नलीमा ने कहा कि हम लोग, some people are media shy and sometimes it so happens कि आपको एक बहुत एडवाइजेबल नहीं है कि अगर मैटर जब चल रहा है सब्जेक्टिव है तो आप उसमें मीडिया से इंटरेक्ट करें। लेकिन उसका ये समझना कि जैसे उन्होंने कहा कि शुरू में ये लगता है कि ये इतनी बड़ी एक प्रेस में चलने लगता है और उसका काउंटर कुछ नहीं आता, तो काउंटर्स जो आते हैं दैट टेक्स टाइम, वो कोर्ट ऑर्डर्स के फॉर्म में। अब तबलीगी जमात का ही मामला है, और उसमें आप देखिए कि उसके ऑर्डर्स एक पूरा एक सिलसिला है ऑर्डर्स का, उसमें जिस तरह से एक्विटल्स हुए हैं, जिस तरह से कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी, यहाँ दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, तो उसका कोई कंपाइलेशन करेगा, उसके कोई एक प्रेस वो करे, तो वो इस तरह के जो क्लाइंट्स नहीं है, जो ये नहीं करना चाहते, तो दे डोंट वांट टू कम इन द फ्रंट। लेकिन वो एक रियलिटी है, उस रियलिटी को भी हमें समझना चाहिए कि हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, कोर्ट्स हमारी बात सुन रहे हैं। जो ये परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, ये गलत परसेप्शन है। जो ये कहता है अगर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल हमारे यहाँ इंसाफ बिल्कुल मिलता है, इंसाफ होता है, और उसमें जितना ज्यादा हमारे जो कहा जाए कि गैर मजहब, दूसरे मजहब के लोग हैं, जितना हिंदू भाइयों का कंट्रीब्यूशन है उसमें, उतना तो किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं है इस इंसाफ की लड़ाई में। हमें सिर्फ अपने सबर के साथ उसकी लड़ाई को लड़ना है। इतने लोग साथ दे रहे हैं कि नतीजे आ रहे हैं, आगे भी और बेहतर होते जाएंगे इंशाल्लाह, बदतर नहीं होंगे।